नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के दूसरे शासक और सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान को देखेंगे आज के वीडियो में। देखिए, ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, कई वीडियो जिस पर हम कर चुके हैं। तो एक्सपीडिशन ऑफ साउथ इंडिया बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये दक्षिण भारतीय अभियानों को हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारतीय अभियान को देखा था कि उत्तर भारत में उसने गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को उसने गुजरात जीता था। ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये उसने जीत लिया था, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान का जो क्षेत्र है ये उसने जीता था, ठीक है। ये राजस्थान वाले क्षेत्र को उसने जीता था, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। तो ये पिछले वीडियो में था राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे थे। कौन कौन से थे भाई? राजस्थान में इसने रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर इन सब क्षेत्रों को जीता था और पूरा गुजरात इसने ये जीता था। तो ये हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। देखिए, नॉर्थ इंडिया हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे साउथ इंडिया को, यानी एक्सपीडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की तरफ जो इसका अभियान होगा। ये भी मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जो विंध्य क्षेत्र को पार कर दक्षिण की तरफ जाएगा। तो इसलिए देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है दक्षिण भारत में अभियान चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आपका बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था वो कौन सा शासक था, प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत में एक्सपीडिशन किया, अभियान किया, दक्षिण भारत की तरफ गया या विंध्य को क्रॉस करके गया, किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे हम कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 एडी तक था। खिलजी वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक। आप जानते हैं कि खिलजी वंश जो है ये दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का। पहला वंश गुलाम वंश था। आप जानते हैं कि 3 सफल मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पे। पहला अरबों का हुआ, मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो सकी। उसके बाद 2 तुर्क आक्रमण होते हैं। तो जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण होता है वो तुर्क आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनवी का। वो आता है, यहाँ लूटपाट करता है, संपत्ति लूटता है, चला जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। और जो तीसरा मुस्लिम अटैक होगा ये भी तुर्क होगा। बाद के दोनों हैं ये तुर्क अटैक है। पहला जो आक्रमण था वो अरबों का अटैक था। तो मोहम्मद गोरी आता है तीसरे आक्रमणकारी के रूप में। और उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश आपने देखा होगा, हमने इसे डिटेल में पढ़ा है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था जिसकी स्थापना करता है कौन? मोहम्मद गोरी का ही जो स्लेव है, बहुत ही प्रिय स्लेव था, बहुत ही प्रिय गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसी के साथ गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में आपने 5 वंश को पढ़ेंगे। पहला वंश गुलाम वंश जिसे आप पढ़ चुके हैं। दूसरे वंश में हम हैं खिलजी वंश में। तीसरा वंश जो है वो है तुगलक वंश जिसे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चौथा वंश सैयद वंश और 5वां वंश लोधी वंश। इतना हमें पढ़ना है। तो 5 वंश दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा जो वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा शासक है। ये खिलजी वंश की स्थापना इसके चाचा ने की थी, मैंने बता दिया था। इसके चाचा थे कौन? इसका चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका वो ससुर भी था, फादर इन लॉ भी था, जिसकी हत्या करके 1296 में ये गद्दी पर बैठता है और 1316 एडी तक ये रहता है। देखिए, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि इसके चाचा और ससुर ने खिलजी वंश की स्थापना की थी गुलाम वंश के खत्म होने के बाद। उसके बाद उसकी हत्या करके, यानी अपने ही चाचा और ससुर की हत्या करके, ये 1296 में गद्दी पर आ जाता है और ये 1316 एडी तक गद्दी पर रहता है। और अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि खिलजी वंश 1290 में शुरू की जाती है, किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, इसके चाचा के द्वारा, और खत्म हो जाता है
1320 में, यानी 1290 से देखिए 6 साल बाद ये आ जाता है और 1316 तक तो यही रहता है। इसका मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है खिलजी वंश का। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सपीडिशन देख लिया था नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, इस नॉर्थ इंडिया का हमने एक्सपीडिशन देख लिया था। अब हम आज दक्षिण भारत का एक्सपीडिशन देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी मैंने बताया था कि इसका जो एक्सपीडिशन है या अभियान है वो कहीं ना कहीं राजत्व के सिद्धांत में निहित है, जिसका एक पहलू साम्राज्यवाद यानी कि इंपेरियलिज्म है। ठीक है, इंपेरियलिज्म का मतलब विस्तार, अभी मैं बताऊंगा उसको। देखिए 2-3 बातें और आप समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो इसका मूल नाम था अली गुरशब था। ठीक है, इसकी तुलना लुई 14 जो फ्रांस का शासक था उससे भी की जाती है। फ्रेडरिक महान या फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रसिया एक जर्मन स्टेट था, है अभी भी, उसका शासक था फ्रेडरिक महान या फ्रेडरिक द ग्रेट। तो इन दोनों से की जाती है। जनरली जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में लुई 14 के बारे में पूछा जाता है कि इसकी तुलना किससे की जाती है, तो लुई 14 से की जाती है, लुई 14 से। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है या सिकंदर सानी कहा जाता है। सानी का मतलब दूसरा होता है, तो सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर सेकेंड। अलेक्जेंडर भी सिकंदर का ही नाम है। ठीक है, कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसने विश्व विजय का सपना देखा था, उस सपने को बाद में त्याग दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा संरक्षित एक पर्शियन पोएट है, आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले भी चर्चा किया है अमीर खुसरो, जिन्होंने इसको उपाधियां दी थी, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता। ये अमीर खुसरो द्वारा इसको उपाधियां या टाइटल दी गई थी। तो ये सब बातें जो थी बेसिक बातें थी। ठीक है, अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अपने चाचा और खिलजी वंश के फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 में गद्दी पर बैठता है ये। ठीक है, तो जो हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने इसके राजत्व के सिद्धांत को पढ़ा था और इसी में इसके राजत्व के सिद्धांत में ही से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है इसके अभियान। तो राजत्व के सिद्धांत में मैंने आपको बता दिया था कि राजत्व का सिद्धांत क्या था भाई, कि राजत्व का सिद्धांत इसका था निरंकुशता पे आधारित था। निरंकुशता का मतलब कहता था कि राजा जो कोई सुल्तान जो बनता है शक्ति से बनता है, पावर से बनता है, ताकत से बनता है। जब तक ताकत है तब तक कोई व्यक्ति सुल्तान रह सकता है, जिस दिन ताकत खत्म उस दिन उसकी सत्ता चली जाएगी। ठीक है, और वो कहता था कि राजा या सुल्तान ना तो ईश्वर की कृपा से बनता है कोई, ना ही जनता की इच्छा से, और ना ही उलिमाओं के सहयोग से, यानी कि उलिमा कौन होते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, इनके सहयोग से नहीं, सिर्फ ताकत से बनता है। ठीक है, उसके बाद उसने इस राजत्व के सिद्धांत में ये भी कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि सुल्तान का कोई सगे संबंधी नहीं होता, कोई सगा संबंधी नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता। किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने कहा है किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। पहले पिछले वीडियोस में हमने इसकी चर्चा की है, बहुत डिटेल चर्चा की है, जो पढ़ा है वही मैं रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो या हिंदी में पूछ लिया जाए किसने कहा कि सुल्तान का सगा संबंधी नहीं होता, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। या अंग्रेजी में पूछा जाए किंगशिप नोज नो किंगशिप, किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। ठीक है, ये बात कही गई। उसके बाद राजत्व का के सिद्धांत में इसने ये भी कहा कि धर्म के विषय अलग हैं, यानी इस्लामिक लॉ अलग है, धर्म के विषय अलग हैं और राजनीति के विषय अलग हैं, इसलिए उसने राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं करने दिया। ठीक है, राजनीति और धर्म को उसने सेपरेट रखा। ठीक है, राजनीति के मामले में उसने उलिमाओं की बात भी, यानी मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात भी नहीं मानी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा राजत्व के सिद्धांत में इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद यानी विस्तार। साम्राज्यवाद का मतलब क्या है, विस्तार। ये कहता है कि जब तक जीतने लायक क्षेत्र है तब तक आपको जीतते रहना चाहिए उन क्षेत्रों को। साम्राज्यवाद का मतलब भी यही होता है। ठीक है, यानी इसका कहना है कि लगातार टेरिटरीज का, आपके क्षेत्रों का विस्तार होता रहना चाहिए। जिस दिन आपका सुल्तान का विस्तार रुक गया उस दिन उसका डाउनफॉल यानी पतन शुरू हो जाएगा। तो इसके राजत्व का सिद्धांत था और इसी राजत्व के सिद्धांत में ये जो साम्राज्यवाद है कहीं ना कहीं निहित है। इसलिए इसके जो एक्सपीडिशंस थे, चाहे वो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के थे, चाहे वो दक्षिण भारत के थे, वो कहीं ना कहीं राजत्व के सिद्धांत में निहित है और उसी से प्रेरित थे। ठीक है, तो ये आपको कहीं सवाल पूछ दिया जाए कि उसके अभियान कहां निहित हैं, तो राजत्व के सिद्धांत में निहित है। ठीक है ना, एक्सपीडिशन जो उसके थे उसकी प्रेरणा उसको कहां से मिलती थी, तो राजत्व के सिद्धांत से मिलती थी।
ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने मिलिट्री रिफॉर्म्स की भी बात की थी, उसने मिलिट्री रिफॉर्म किया था, ठीक है, जिसमें पहली बार आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना दिखाई गई, ठीक है, अस्थाई सेना इसने रखी, यानी स्टैंडिंग आर्मी, राजा की अपनी सेना होती थी। पहले इक्तादारों पर डिपेंड करता था, ठीक है, सेना जो होती थी, जैसे कि ये कोई भूमि है, मैंने इक्ता सिस्टम के बारे में भी बताया था। इक्ता क्या था भाई, तो इक्ता इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था, ठीक है, ये भूमि बांटती जा, ये भूमि है और पूरा भूमि है, इसके कई टुकड़ों में बांट दिया गया, इसी टुकड़ों को, भूखंडों को इक्ता कहा गया, और यहाँ एक एक ऑफिशियल बैठा दिए गए। ये ऑफिशियल अपनी सेना भी रखते थे, यहाँ से बेसिकली ये रेवेन्यू असाइनमेंट था, यहां से ये रेवेन्यू वसूलेंगे, उस रेवेन्यू से अपना सैलरी भी निकालेंगे, और जो उसके अंडर सेना और ऑफिशियल्स होंगे उनको भी सैलरी देंगे, जो बचेगा वो रेवेन्यू रॉयल ट्रेजरी में यानी कि राजकोष में भेज देंगे। तो ये लोग जो इक्तेदार होते थे, इन भूखंडों को के जो हेड होते थे, जिनको अपॉइंट किया जाता था, वही इक्तेदार होते थे, और यही सेना रखते थे, और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को भेजते थे। सरकारी यानी केंद्रीय सेना नहीं होती थी, सुल्तान की सेना नहीं होती थी। तो पहली बार सुल्तान की सेना, अपनी सेना, स्टैंडिंग आर्मी यानी कि अस्थाई सेना इसने रखना शुरू किया। तो यहां से भी ये सवाल बनता है कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने अस्थाई या स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पहली बार नगद वेतन देना शुरू किया, ठीक है, यहाँ इक्तेदारों के माध्यम, इक्तेदार भूखंडों के माध्यम से अपनी सैलरी निकालते थे। दाग और चेहरा की शुरुआत इसने पहली बार की है। दाग क्या था भाई, मैंने बताया था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, सेना में कोई घोड़ा है, ठीक है, मान लीजिए अच्छे किस्म का घोड़ा है, वो अच्छे नस्ल का घोड़ा है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है, इतनी बड़ी सेना में कोई बदल भी दे उस घोड़े को, कैसे पहचान में आएगा, इसलिए उस पर एक दाग यानी मार्क लगा दिया जाता था, उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती थी, ताकि कोई दूसरा घोड़ा ना रख सके वहां पे। और चेहरा जो होता था, चेहरा इसको मत कहिए, हुलिया कहिए, कहीं कहीं चेहरा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, चेहरा या हुलिया। हुलिया का मतलब ये होता था कि सैनिकों का पूरा ब्यौरा होता था, उनका डील डॉल, उनका चेहरा कैसा है, आंखें कैसी है, बाल कैसे हैं, हाइट क्या है, ये सारा डील डॉल रखा जाता था, इसलिए कि ओरिजिनल सैनिक जो सेना के हैं उनकी जगह कोई दूसरा सैनिक ना भेज दिया जाए, ठीक है ना। सैनिक हुलिया रखने का भी कारण वही था कि डुप्लीकेसी ना, यहां पर मतलब कोई जो ओरिजिनल सैनिक है, जो एक्चुअल सैनिक है, उसकी जगह कोई दूसरा सैनिक ना भेज दिया जाए। और दाग घोड़ों पर लगाने का भी मकसद यही था कि घोड़ों को बदलना दिया जाए। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। उसके बाद लैंड रिफॉर्म में पहला शासक जिसने दिल्ली सल्तनत जिसने भूमि की पैमाइश कराई यानी भूमि की मेजरमेंट कराई, इसकी पद्धति मसाहत थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस पद्धति से पैमाइश कराई गई थी या मेजरमेंट कराई गई थी, तो मसाहत पद्धति से। इकाई क्या था, तो विश्वा यूनिट था भूमि मेजरमेंट का, भूमि पैमाइश का, तो ये दोनों याद रखिएगा। और उसके बाद मेजरमेंट करा के और इसने लैंड रेवेन्यू तय कर दिया था 50% उपज का, तो ये हम बता दिया था, भू राजस्व उसने तय किया था 50%। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्राइस कंट्रोल यानी कि मूल्य नियंत्रण, इसने बाजार को नियंत्रित कर दिया था। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत उसने क्या की थी, फिक्स कर दी थी। और जब तक शासनकाल इसका रहा तब तक उन आवश्यक वस्तुओं को, मैंने फूड ग्रेन्स की, और जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, उसके अलावा वस्त्र हो गए, स्लेव हो गए, घोड़े हो गए, मवेशी हो गए, इन सब के जो कॉस्ट है उनको फिक्स कर दिया था, निर्धारित कर दिया था, और उनमें कोई डेविएशन नहीं होना था, ठीक है ना, उतना ही पे बिकना था जो फिक्स किया गया था। तो लगभग इसके शासनकाल में जरूरी चीजों के मूल्य जो है वो स्थिर रहे, ना बढ़े ना घटे, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, प्राइस कंट्रोल, सबको हमने डिटेल में किया है, तो बस एक बार रिवाइज हमने इसको किया। अब हम आते हैं दक्षिण भारतीय अभियान पे। तो दक्षिण भारतीय अभियान में देखिए, दक्षिण भारतीय अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि एक तरह से इसने, अगर आप लिखेंगे क्वेश्चन, अगर लिखने के लिए, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो पहली बात तो आप दिखेंगे कि एक्सपीडिशन जो इसका था कहां से प्रेरित था, तो इसके राजत्व के सिद्धांत में जो साम्राज्यवाद इसने कहा है, जो साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है, उसी से प्रेरित था। सब इसके दक्षिण भारत का अभियान की तुलना समुद्रगुप्त के नीति से भी की जाती है। देखिए आपको समझा दूं कि जब इसने उत्तर भारत में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों का जो एक्सपीडिशन किया और यहाँ पे जो कंट्रोल किया, तो इसको इसने अपने राज्यों में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को जब जीतता है तो उसको मिलाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इसको ये लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ये उसके लिए उतना सुविधाजनक नहीं होगा और इसको तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसने कंट्रोल तो किया, कब्जा तो किया,
हाँ, दक्षिण भारतीय राज्यों को, लेकिन वहां बस कंट्रोल में लेकर से छोड़ दिया। जिन राज्यों को जीता वहां के शासकों को सम्मानित भी किया और सिर्फ ये कर लिया कि वो नियमित उसको टैक्स देते रहे। तो एक तरह से इसने धन अर्जित की राज्य के लिए। तो इसीलिए इसकी नीतियों को हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की नीति से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। क्यों कि आप जब दक्षिण भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में मैं पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त था उसने गंगा यमुना दोअब के क्षेत्रों को ही उसने मिलाया था, लेकिन बाकी जो पूर्व के कुछ राज्य थे, नेपाल, कामरूप, ये सब थे, कुछ फॉरेन राज्य थे, विदेशी राज्य थे, उसके अलावा कुछ दक्षिण भारत के राज्य थे। इन सब राज्यों को उसने जीता जरूर, लेकिन अपने राज्य में मिलाया नहीं। उसने ये डिसीजन लिया कि प्रशासनिक व्यवस्था चलाना उत्तर भारत से उसमें समस्या आ सकती है, इसलिए उसने बस कंट्रोल किया, उनको छोड़ दिया और खाली उनसे टैक्स, रेवेन्यू फिक्स कर लिया कि वो समय समय पर राज्य को रेवेन्यू भेजते रहे। तो इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता जरूर, लेकिन उन्हें अपने राज्य में मिलाया नहीं, क्योंकि इसको भी ये लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको देखना उत्तर भारत से समस्या आ सकती है, इसलिए उसने बस कंट्रोल किया उन्हें। फिर बाद में उनके साथ उदारता पूर्वक नीति अपनाई और इनसे बस जो दक्षिण के राज्य थे उनसे उसने टैक्स यानी रेवेन्यू फिक्स करवा लिया कि राज्य को रेवेन्यू पहुंचता रहे। इसलिए इसकी तुलना इसकी दक्षिण अभियान की तुलना समुद्रगुप्त की नीति से की जा सकती है। ठीक है, इसलिए समझाने के लिए कहीं आपको अगर सब्जेक्टिव लिखने के लिए आ जाए, पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति थी उसमें कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की नीति उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की नीति से वो मिलता जुलता था। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? 100 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो ये आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिंद को क्रॉस करके दक्षिण भारत में जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे तुर्क सत्ता का पहली बार दक्षिण विस्तार भी होता है। ठीक है, दो बातें यहां पर। अब देखिए किन किन क्षेत्रों को उसने जीता है। सबसे पहले देवगिरी। देखिए देवगिरी, यहां पर महाराष्ट्र में देवगिरी। अब यहां पर देवगिरी की बात आप देख लीजिए कि रीजन क्या था। देखिए आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था खिलजी वंश को और उसके फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी इसके चाचा के बारे में बता रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि अपने चाचा के समय में ही जब ये गवर्नर के रूप में था तो इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहां के राजा थे रामचंद्र देव। आक्रमण करने के बाद वहां से उस समय वो शासक नहीं था, ठीक है ना, तो रामचंद्र देव जो शासक था, ये शासक नहीं था उस समय जब पहली बार इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय आक्रमण किया था। हालांकि वो आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के परमिशन से नहीं था, ये भी बताया था। और जब उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही देवगिरी पे आक्रमण किया था, उसी के बाद इसके मन में ये महत्वाकांक्षा भी जागी कि वो शासक बन सकता है, ये सुल्तान बन सकता है, और इसीलिए इसने अपने चाचा और खिलजी वंश के फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, ये बात है। तो इसका रीजन ये था कि जब इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में देवगिरी पे आक्रमण किया था तो वहां से आप कुछ संपत्ति लूटी थी, और उसके बाद वहां के शासक जो रामचंद्र देव थे उनसे उसने टैक्स भी फिक्स कर लिया था। लेकिन शासक बनने के बाद क्या होता है, अलाउद्दीन जो है ये उत्तर भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत मतलब ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों को जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, इधर ये व्यस्त हो गया और राजा रामचंद्र देव ने टैक्स देना देखिए बंद कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात के शासक, आपको मैंने बताया था कि जब उत्तर भारत का अभियान चल रहा था और उस समय गुजरात पे 1299 एडी में आक्रमण होता है नुसरत खान और उलुग खान की कमांडरशिप में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जब आक्रमण अलाउद्दीन करवाता है, ठीक है, गुजरात पर। उस समय गुजरात का शासक था राय कर्ण बघेल और उनकी बेटी है देवल देवी। ये भाग के देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहां शरण लेते हैं। तो रामचंद्र देव ने क्या किया था,
रायकर्ण बघेल को अलाउद्दीन का जो गुजरात एक्सपीडिशन था उसमें रायकर्ण बघेल जो है ये भागता है और देवगिरी में राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है, उनकी बेटी देवल देवी भी और राजा रायकर्ण बघेल भी गुजरात का। तो इस वजह से कारण था आक्रमण का, पहला एक टैक्स नहीं दे रहा था, ठीक है, और दूसरा गुजरात के शासक रायकर्ण बघेल और उनकी पुत्री देवल देवी को शरण दे दिया था। इस वजह से कहा जाता है कि इसने आक्रमण किया था, अगर रीजन पूछा जाए। देखिए दक्षिण भारत के सभी अभियानों में इसका जो कमांडर होता है मलिक काफूर। ये मलिक काफूर गुजरात अभियान जो हुआ था नॉर्थ इंडिया का 1299 में, उसी समय नुसरत खान जो कमांडर है, तो ये मलिक काफूर को गुजरात से ही लेके आया था और बाद में आके ये काफी महत्वपूर्ण पद पे आ गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। तो ये गुजरात से बेसिकली आया था, गुजरात अभियान के दौरान इसको पकड़ के लाया गया था। तो यही नेतृत्व कर रहा है देवगिरी का, कि जो देवगिरी पे जो आक्रमण होता है तो उस सेना का जो नेतृत्व कर रहा है, लीडर है, मलिक काफूर है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, देखिए रिजल्ट ये होगा कि आत्मसमर्पण, सरेंडर कर देगा रामचंद्र देव, ठीक है। यही देवगिरी पे आक्रमण होगा, ये रामचंद्र देव, लेकिन रामचंद्र के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, इसको एक उपाधि दी जाएगी रायसेन की। कौन देगा? अलाउद्दीन खिलजी। और नौसारी जो गुजरात में था उसकी जागीर भी दे दी जाएगी। तो दो बातें होंगी, इससे एक फायदा होता है, इसके साथ खराब व्यवहार उसने नहीं किया और इसका फायदा यह हुआ कि दक्षिण भारतीय अभियानों में रामचंद्र देव का सहयोग मिल गया, खाली टैक्स फिक्स कर लिया, ठीक है। और दक्षिण भारतीय अभियानों में क्या हुआ, इससे उदारतापूर्ण व्यवहार किया, तो इसको फायदा क्या हुआ, दक्षिण भारतीय अभियानों में रामचंद्र देव का, अभी तो आगे भी अभियान करेगा, वारंगल, देखिए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा, इन सब जगहों का, इन सब क्षेत्रों का पे अभियान चलाया जाएगा और सारे क्षेत्र जीते जाएंगे। तो रामचंद्र देव अब दक्षिण भारतीय अभियान में इसको सहयोग देने लगेगा, तो ये एक फायदा इसको हो गया, ठीक है। तो यहां से सवाल आपका बनेगा कि देवगिरी में नेतृत्व किसने किया, देवगिरी अभियान में मलिक काफूर ने। कारण अगर लिखने के लिए आ जाए और अगर ऑब्जेक्टिव में भी बना देता है कारण, तो ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कहीं ऑब्जेक्टिव भी बना दे इससे, ठीक है, कि कारण क्या था, ठीक है। उपाधि क्या दी थी, रायसेन, और जागीर कहां की दी थी, नौसारी की, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वारंगल, तेलंगाना, आज भी आप देखते होंगे ये आंध्रा के ऊपर तेलंगाना का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये तेलंगाना का क्षेत्र, आप ये तो देवगिरी है महाराष्ट्र में, और यहां पे आप देखेंगे तो ये तेलंगाना, आपको बस समझते जाइए, यही तेलंगाना वाला क्षेत्र हो जाएगा इसमें आंध्रा के ऊपर, ठीक है ना, ये तेलंगाना वाला क्षेत्र हो जाएगा यहां पर। इसी की राजधानी वारंगल थी। देखिए यहां पे 17 देवगिरी में 1307 और 1308 एडी में होता है आक्रमण, वारंगल पे अटैक होता है 1309 एडी में। इसका नेतृत्व भी मलिक काफूर कर रहा है। ध्यान दीजिए, इसके दक्षिण भारत अभियानों का लीडर कौन है, सेना का लीडर मलिक काफूर। यहां देखिए मैंने बताया ना, रामचंद्र देव अब इसको सहयोग करने लगेगा, ये जो शासक है, यहां पर देखिए रामचंद्र देव का सहयोग मिलता है वारंगल के एक्सपीडिशन में। अब यहां पे क्या होगा, तेलंगाना शासक प्रताप रुद्र देव आत्मसमर्पण करेगा और टैक्स देने को तैयार हो जाएगा। तो देखिए टैक्स देने के लिए यहां भी तैयार हो गया। अब क्या है, मैंने इसीलिए समुद्रगुप्त की नीति से तुलना की। समुद्रगुप्त ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता उसमें कुछ को छोड़कर, खासकर गंगा यमुना दोअब का जो क्षेत्र था उसको छोड़कर बाकी क्षेत्रों में उसने उदारतापूर्ण नीति अपनाई। दूसरे जो राजा थे, चाहे वो दक्षिण के शासक हों, चाहे असम नेपाल के हों, या कुछ शक मुरुंड जैसे विदेशी शासक थे, सबके खिलाफ बस उनसे उसने टैक्स फिक्स कर लिया अपना। इसीलिए इसकी तुलना भी समुद्रगुप्त की, इसके दक्षिण अभियान की जो नीति थी उसकी तुलना समुद्रगुप्त की नीति से भी की जाती है। तो देखिए यहां टैक्स देने को ये तैयार हो गया, देने को तैयार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद द्वार समुद्र, द्वार समुद्र कहां है भाई, देखिए होयसल वंश था। होयसल वंश जो है आज का ये कर्नाटका, ये आज का कर्नाटका और थोड़ा तमिलनाडु, ठीक है ना, ये होयसल वंश था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही होयसल वंश था। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। 1311 एडी में यहां पे आक्रमण करता है और इसका भी नेतृत्व कौन करता है, सेना का मलिक काफूर। यहां का शासक कौन है, वीर वल्लभ फोर्ट, यानी वीर वल्लभ चतुर्थ। ये पराजित होगा और दक्षिण भारतीय अभियानों में सहयोग का वचन देगा। देखिए यहां से रामचंद्र देव को भी
से भी इसने सहयोग लिया, ठीक है, इसका भी सहयोग मिला। फिर ये इसका जो द्वार समुद्र का शासक है, ये द्वार समुद्र इसका शासक है कौन, वीर बल्लाल फोर, ये भी हारता है और दक्षिण भारतीय अभियानों में सहायता या सहयोग करने का वचन दे देता है, ठीक है। उसके बाद मदुरा, मदुरा देखिए कौन सा क्षेत्र है, ये मदुरा हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, ये मदुरा का क्षेत्र हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, मदुरा। तो नेतृत्व देखिए ये जो है ना, कौन सा ऊपर हम बता रहे थे, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र का आधुनिक नाम आज हेलविड है, हेलविड, हेलविड जो है कर्नाटका में, वो द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है, ये प्राचीन नाम था, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अब मदुरा, मदुरा में भी नेतृत्व कर रहा है मलिक काफूर और शासक वीर पांडे जो है ये पराजित होता है। वीर पांडे जो है यहाँ पे बीच में ऐसे कर लीजिए, ये पराजित होगा, वीर पांडे पराजित, वीर पांडे पराजित होगा और यहां से बहुत धन संपत्ति लूटा जाएगा, यहां से धन संपत्ति की लूट, खूब धन संपत्ति यहां से मिलेगा। तो इस तरह से इसके दक्षिण अभियान जो थे ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे दक्षिण अभियानों के। इसका महत्व और प्रभाव क्या था ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहली बार देखिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में संपर्क बढ़ता है, यानी दिल्ली सल्तनत मैंने बताया, देखिए यहीं पे सभी निहित है इसी में कि दक्षिण भारत में अभियान चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, यानी तुर्कों ने दक्षिण भारत में जो अपना पहला विस्तार किया वो अलाउद्दीन खिलजी के समय किया। तो तुर्क सत्ता का पहली बार दक्षिणी विस्तार किसके समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में संपर्क बन गया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, ठीक है। केंद्रीय राजकोष में बढ़ोतरी, देखिए जहां जहां इसने ये जीता है क्षेत्रों को, तो देखिए तो टैक्स फिक्स किया, मिलाया नहीं लेकिन टैक्स फिक्स कर दिया कि आपको इतना टैक्स देना है, और कुछ संपत्ति भी लूटी गई जैसे मदुरा में और जगहों पे। तो इससे क्या हुआ, केंद्रीय राजकोष में बढ़ोतरी हुई, यानी कि इसको संपत्ति का लाभ भी हुआ, ठीक है ना, यानी राज्य को इनकम भी हुआ, तो आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए। सैनिक शक्ति के महत्व जो है ये भी स्थापित हो जाता है। साम्राज्यवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, और साम्राज्यवाद का सिद्धांत जो है तभी चलेगा जब आपके पास, तभी उसमें सफल होंगे अपने इस नीति में, साम्राज्यवाद की नीति में, जब आपके पास ताकतवर सेना होगी। तो उत्तर भारतीय अभियानों को और दक्षिण भारतीय अभियानों को जीतकर, उत्तर भारत में तो ये था ही इसका वर्चस्व, लेकिन दक्षिण भारत दूर था, लेकिन यहां भी इसने कंट्रोल किया, इसलिए सैनिक शक्ति का महत्व बढ़ा और इसलिए सैनिक शक्ति एक तरह से इसकी स्थापित हो गई, ये कहा गया। और इस्लाम का प्रचार भी हुआ दक्षिण भारत में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार भी हुआ। तो ये सब महत्व और प्रभाव था अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का, ठीक है। इसमें एक बात और आप कह सकते हैं कि जो मैंने बताया कि देखिए इसने दक्षिण भारतीय शासकों को बस टैक्स देने के लिए तैयार किया और उसको यह लग गया था कि प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर भारत से चलाना थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए बस टैक्स फिक्स किया, उनको मिलाया नहीं, वहां पे राजाओं को अपॉइंट रहने दिया, उनके क्षेत्रों को के लिए फ्रीडम दे दिया कि भाई आप यहां शासन करो, सिर्फ समय पे मुझे टैक्स पहुंचा दो। तो ये बात थी यहां पर। यही आप आगे चल के देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन जिस नीति पे चला उसको इसने उससे थोड़ा सा डेविएट कर गया, वो अपने राजधानी को भी दक्षिण भारत में शिफ्ट करता है और फिर आप देखेंगे कि फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। तो दक्षिण भारतीय अभियानों के मामले में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक तरह से असफल साबित हुआ था। तो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश में, तुलना करेंगे तो हमें लगेगा कि अलाउद्दीन का यह निर्णय सही था कि दक्षिण के राज्यों पे कंट्रोल तो रखा जाए, उनसे टैक्स या रेवेन्यू तो फिक्स करवा लिया जाए, लेकिन उनको अपने राज्यों में मिलाया नहीं जाए, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये मिलता है, ये नीति जो है दक्षिण भारतीय अभियान की नीति समुद्रगुप्त की नीति से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो यहां से आपको डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, मैंने अभी बताया, डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार रहिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारतीय अभियान था वो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की नीति से प्रेरित था, ऐसे करके सवाल आ सकता है। आप बड़ी आराम से, अगर आपने इसको समझा होगा तो आप
लिख देंगे। इसको जरूर याद रखिएगा, लुई 14 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी तुलना किससे की जाती है? फ्रांस के शासक लुई 14 से, क्योंकि वो भी कहता था सुल्तान का अपना कानून होता है, सुल्तान की इच्छा ही कानून है। ये भी यही कहता था, इसके राजत्व के सिद्धांत में था। तो इन सब चीजों को हमने देख लिया। फ्रेडरिक महान भी याद रखिएगा, प्रसिया जो कि एक जर्मन स्टेट है, वहां का शासक था फ्रेडरिक द ग्रेट या फ्रेडरिक महान। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, लेकिन सवाल यही पूछा गया है। तो आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी पे हमारा नॉर्थ इंडिया का अभियान और साउथ इंडिया का अभियान दोनों खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।